हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इंग्लिश पैडागोजी। चीजों को आगे बढ़ाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो ये व्हाट एंड व्हाई, राइट। आप क्या करने जा रहे हो और क्यों करने जा रहे हो, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको यहां से क्लैरिटी मिल जाएगी तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं। देखिए, आप जानते हो कि इंग्लिश का जो पूरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2 जो आपके पेपर में आती है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही इंग्लिश के सेक्शन में एक तो इंग्लिश का ग्रामर पार्ट वाला है, ग्रामर वाला पार्ट है, दूसरा पेडागोजी का सेक्शन है, राइट। तो हम पेडागोजी को आज से शुरू करेंगे और ये पूरा सेशन देखिएगा, आधे घंटे का हो या 40 मिनट का पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आज आपने पहली क्लास मिस कर दी तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि पेडागोजी का मतलब क्या होता है। देखो, पेडागोजी को वैसे तो हिंदी में 2-3 शब्द दिए गए हैं। एक तो हम इसको आप जानते हो शिक्षा शास्त्र के नाम से, ठीक है ना। एक तो आप कहते हो इसको शिक्षा शास्त्र, दूसरा इसको हम शिक्षा विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये शिक्षा विज्ञान जो शब्द है ना, इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, यहीं से आपको समझना पड़ेगा। अब समझिएगा, आप क्या करने जा रहे हो। आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हो। इसको करने के बाद क्या होता है, टीचिंग की जॉब मिलती है, करेक्ट। जॉब तो मिलती है भाई साहब, लेकिन इस जॉब के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है, बच्चों को टीच करने की। और टीचिंग कोई काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपने बस गए और करके आ गए, नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें लगती है, क्योंकि यहां पर आप उन बच्चों के माइंड के साथ इन्वॉल्व होते हो जो अपनी एज में ना ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। आप जानते हो कि बच्चे कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं, जैसा वो देखते हैं, जैसा उनको बताया जाता है वो वैसा सीख जाते हैं, और फिर वो सीख उनके साथ पूरी जिंदगी रहती है। आपको भी आज कहीं ना कहीं लगता ही होगा कि यार काश हमारे बचपन में हमें ये बात बता दी गई होती तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। सच बताना, ऐसा महसूस होता है कि नहीं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको उसी ईमानदारी और उसी सीरियसनेस के साथ ये चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पेडागोजी का बेसिकली मतलब शिक्षा विज्ञान तो होता है, मैंने आपको बता दिया। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझाना चाहूंगा। पेडागोजी इज बेसिकली मेंट बाय वे ऑफ टीचिंग। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, वे ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने का तरीका कहते हैं इसको, पढ़ाने का तरीका। और तरीके को आप इंग्लिश में ये भी कहते हो मेथड्स। तो पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका। आई होप इट इज क्लियर। यहां पे एक वर्ड आया गॉजी, गॉज, गॉजी से एक शब्द निकलता है गॉज। गॉज का मतलब होता है लीडर, यानी पढ़ाने वाला पेडागोज हो जाएगा। और पेडागोजी मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसका तरीका। आई होप इट इज क्लियर। अब क्योंकि हम इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये सेक्शन क्या कहलाया, इंग्लिश को पढ़ाने का तरीका। क्या ये बात आपको समझ आई। इंग्लिश पेडागोजी शब्द का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश को पढ़ाने का तरीका। क्योंकि देखो, अगर आप मैथ देखोगे अपने ही एग्जाम में, तो वहां पे मैथ के लिए भी मैथ की पेडागोजी अलग है, सोशल साइंस की पेडागोजी अलग है। तो मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं, बहुत ध्यान से समझना। एक ना मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूं, वो ओवरव्यू कैसा होगा। देखो, कभी कोई मूवी आती है ना, तो मूवी से पहले एक ट्रेलर आता है। तो उस ट्रेलर के माध्यम से, ट्रेलर 2 मिनट का हो या 3 मिनट का हो, उस ट्रेलर के माध्यम से आपको यह अंदाजा लग जाता है कि ये मूवी किस बारे में होगी और इस मूवी की मतलब इसमें आप क्या देखने वाले हो। अगर कोई ऐसी मूवी है जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं तो आप देखने नहीं जाओगे। अगर आपको कॉमेडी मूवी पसंद है और कोई ड्रामेटिक या रोमांटिक मूवी आई तो आप देखने नहीं जाओगे। अगर आपको रोमांटिक मूवी पसंद है तो आप, एक्शन वाली मूवी अगर आप पसंद नहीं करते हो, आप वो मूवी नहीं देखोगे। एक जगह पे चार, एक ही थिएटर में अगर एक ही टाइम पे 2-3 मूवीज लगी हैं तो आप वही देखने जाओगे ना जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, करेक्ट। तो वो इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा आपको, वो ट्रेलर देख के कि भाई मेरे इंटरेस्ट की है या नहीं, और फिर आप मूवी देखना चाहते हो। तो उसी तरीके से हम यहां पर करेंगे। क्या करूंगा मैं पहले आपको एक बताता हूं ट्रेलर के माध्यम से कि हम अभी आज की पूरी क्लास में क्या करने वाले हैं। तो आज की पूरी क्लास में मैं आपको एक तो पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा कि सिलेबस में कौन से चैप्टर्स हैं। फिर ये भी बताऊंगा कि वो चैप्टर्स क्यों हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर 8 चैप्टर्स है या 9 चैप्टर्स है तो 8-9 ही क्यों है, 15-16 क्यों नहीं है। ठीक है ना, 8 चैप्टर्स है या 9 चैप्टर्स है तो वो 8 चैप्टर्स ही क्यों हैं, 2-4 क्यों नहीं है। हर चैप्टर, हर चीज में आपको बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। अगर आपने शुरू में इस चीज की अहमियत को समझ लिया तो आगे की पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगेगी। आगे का आपको प्रोसेस इतना आसान, इतना मजेदार लगेगा कि आप कहोगे यार ये इतनी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी। तो मैं शुरू करता हूं इंग्लिश पेडागोजी का पूरा होलसेल सिलेबस और देखते हैं चीजों को कैसे बढ़ाएंगे। एक चीज और है, अगर आपको पूरी क्लास में कहीं पर भी कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जो आपको समझ में ना आए,
या जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो जरा सा भी मत हिचकना, तुरंत मुझे कमेंट करके आंसर देना। कमेंट करके बताना कि अमन सर यहां पर रुक जाइए, एक बात मेरे को समझ नहीं आई है, प्लीज बता दीजिए। मैं वहीं पर रुकूंगा और मैं आपको वही चीज समझाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और जो जो पॉइंट्स आपको समझ में ना आए, ठीक है ना, आपको यहाँ पे स्लाइड पे पेज नंबर दिख जाएंगे, तो आप एक काम करना, वो पेज नंबर नोट कर लेना और उस पेज नंबर का जो वो पॉइंट हो ना, उस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। ताकि क्या होगा ना, देखो मैं जानता हूं 95% ऐसा होगा कि जब तक मेरा पूरा सेशन कंप्लीट होगा तब तक आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लो 5% ऐसी संभावना है कि अगर आपका वो डाउट क्लियर ना हो, तो बस आप वो पेज नंबर और पॉइंट नंबर नोट कर लेना और क्लास खत्म होने के बाद में मैं 10 से 10 मिनट दूंगा कि आपकी जो भी डाउट्स है आप पूछो। फिर आप क्या काम करना, वो पेज नंबर पॉइंट नंबर मुझे बताना, मैं यहां ओपन करूंगा और हम डिस्कस कर लेंगे चीजों को। आई होप इट इज क्लियर, बहुत आसान है, बहुत चीजों को हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि इंग्लिश पेडागोजी का पूरा सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हैं और वो क्यों है, ठीक है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद में मैं एक चैप्टर आज उठाऊंगा और उस चैप्टर की बारीकियों को हम समझेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि उन्हीं में से किस तरह से इंग्लिश के एग्जाम में, सीटेट में, टेट में या अलग जो स्टेट लेवल पे टेस्ट होते हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, चिल मारना, पढ़ाई करनी है बस, ठीक है। चलो तो देखो भाई, जब हम पेडागोजी की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में आएंगी। सबसे पहली बात, लर्निंग एंड एक्विजिशन। आप क्या सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो पहले ये तो समझो कि इंसान सीखता कैसे है। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सीख रहे हो, तो पहले तो आप ये सीखो ना सीखते कैसे हैं। तो सीखने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक वो तरीका जो आप सीखना चाहते हो तब सीखते हो, जैसे मैं आपको अभी जो बता रहा हूं वो तभी समझ में आएगा जब आप सीखना चाहोगे। और एक तरफ वो चीजें होती हैं जो आप ना चाहते हुए भी सीख जाते हो, जैसे कि आपके आसपास में कोई लोग हैं, वो चिल्ला के बातें कर रहे हैं या कोई गाली गलौज कर रहा है, तो वो आप सीखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी सीख जाते हो। तो इसी को हम लर्निंग एंड एक्विजिशन कहते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर। उसके बाद में दूसरा चैप्टर जो हमारा डिस्कस हम करेंगे वो है लैंग्वेज को पढ़ाने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को हम जानेंगे। बात समझ आ रही है ना कि वो सिद्धांत क्या है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर हो जाएगा। और ये मैंने नहीं बनाया है, ये आपके सीटेट का जो करिकुलम है ना, वो जो रिसर्च करने वाले लोग थे उन्होंने डेवलप किया है कि भैया पहले देखो समझो सीखना क्या होता है। सीखते हम एक ऑटोमेटिक तरीके से हैं और एक आप जब खुद सीखना चाहो, दो तरीके हो गए। फिर उसको सिखाने के सिद्धांत क्या होने चाहिए, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद में एक और चैप्टर आएगा जिसको हम कहते हैं रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, है ना, जिसको हम फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि जब हम लैंग्वेज को सीखने की बात करते हैं तो एक तो लिसनिंग होता है, एक स्पीकिंग होता है, एक रीडिंग होता है और एक राइटिंग होता है। तो ये 4 तरीकों से हम लैंग्वेजेस को सीखते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो तीसरे चैप्टर का नाम दे दिया गया रोल ऑफ इंग्लिश एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे तो एक और चैप्टर आएगा जिसको हमने कहा रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। भाई आप जो बोल रहे हो, आप जो सुन रहे हो, अगर वो सिस्टमैटिक तरीके में, स्ट्रक्चर तरीके से ना हो तो बात समझ में नहीं आती। इसीलिए हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया ताकि चीजों को आसानी से समझाया जा सके, और उसी को हमने ग्रामर कह दिया। तो फिर चौथे चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ग्रामर का क्या रोल है लैंग्वेज को सीखने में। बात समझ आ गई। पांचवा चैप्टर ये आएगा कि जब आप किसी को लैंग्वेज सिखाते हो तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो दिक्कतों के बारे में हम समझेंगे और फिर उन दिक्कतों का समाधान क्या होगा ये भी हम समझेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो हम चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या होगा, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। तो ये डिटेल में हम थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि डाइवर्स क्लासरूम का मतलब क्या होगा। भाई एक क्लास में 40 बच्चे अगर हैं तो 40 बच्चों के जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग, वो तो अलग अलग होगी ना। किसी का रिलीजन अलग होगा, किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस अलग होंगी, किसी का माहौल अलग होगा। कोई एक हाई फाई सोसाइटी में रहता है, कोई एक मिडिल किसी मोहल्ले में रहता है। तो हर बच्चे का सराउंडिंग अलग अलग होता है। ये सारी बातें हम चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है। तो लैंग्वेज स्किल्स में हम LSRW, जो हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कहते हैं, उसको जानेंगे और डिटेल में जानेंगे, है ना। उसके बाद आपने लैंग्वेज स्किल्स जब सिखा दी तो अब आप ये देखो कि आपने जितना सिखाया है वो बच्चे को समझ में कितना आया है। तो उसकी इवैल्यूएशन के लिए फिर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आप जानोगे कि इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, कि जो आपने अब तक सिखाया है वो कितना समझ में आया है, या बच्चों को जांचना किन किन पैरामीटर्स के ऊपर है। उसके बाद हम देखेंगे कि टीचिंग या सिखाने के लिए, सिखाने या सीखने के लिए कौन से मटेरियल्स की जरूरत पड़ सकती है, तो वो कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो सारी जानकारी हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 आएगा लास्ट में, रेमेडियल टीचिंग। तो
तो इन सब के बारे में हम एक एक करके बहुत मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और जब ये 9 चीजें मिल जाती हैं तो इसी को हम कहते हैं इंग्लिश पैडागोजी। यानी पैडागोजी में बेसिकली सीखने या सिखाने से शुरुआत होगी, फिर हम उसके बारे में चीजों को डिटेल में जानते जानते हैं, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, रोल क्या होता है किन स्किल्स का, ग्रामर का रोल क्या है, कौन सी दिक्कतें आती हैं, फिर लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं, कैसे आप इवैल्यूएट करोगे कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, कौन से माध्यम है, रिसोर्सेज जिनके माध्यम से हम सिखा सकते हैं या बच्चा सीख सकता है, सबको मिला करके बनती है इंग्लिश पैडागोजी। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस। एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बता दो क्या कि ये बात आपको समझ आई? मुझे लगता है समझ आई होगी। ठीक है, तो ये अब मैं उन चैप्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं कि जब हम चैप्टर नंबर 1, कौन सा चैप्टर नंबर 1 जब हम करेंगे, ठीक है ना, तो हम किन किन बातों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा यहां पर बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो एक होता है, जब हम चैप्टर को शुरू करेंगे ना, तो टाइप्स ऑफ लर्निंग पहले देखेंगे कि लर्निंग के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें आप देखोगे एक मोटर लर्निंग होता है, वर्बल लर्निंग होता है, फिर कंसेप्चुअल लर्निंग होता है। ये हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, देखो आज से हमारी क्लास शुरू हो रही है। मैं मान के चलता हूं कि अगले 30 लेक्चर्स में मैं अपना पूरा सिलेबस पेडागोजी का कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 30 घंटे हमारे आने वाले हैं, उस 30 घंटे में आप क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लर्निंग्स पहले देखेंगे कि सीखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग्स। ठीक है ना। अच्छा, अब लर्निंग भी तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से हो सकती है। भाई मैं सिखा रहा हूं तो मेरे लिए अलग तत्व हो सकते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, जो सीख रहा है उस बच्चे के नजरिए से चीजें अलग हो सकती हैं। अब हम जिस माध्यम, जिस मौसम, मतलब जिस माहौल में सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, उस वो माहौल अलग हो सकता है। तो हर बहुत सारी ऐसी चीजें जो अफेक्ट करती हैं लर्निंग को, वो देखेंगे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद लर्निंग एक टॉपिक हो जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक आएगा एक्विजिशन। तो हम ये जानेंगे कि लर्निंग और एक्विजिशन में क्या फर्क होता है ना। फिर लर्निंग और एक्विजिशन में कुछ रिसर्चर्स, कुछ आप कह लीजिए कि जिन लोगों ने रिसर्च, जैसे कई सारे लोग होते हैं ना रिसर्च करते हैं चीजों के ऊपर, तो वो कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने रिसर्च की। तो एक बंदे का नाम था पियाजे, एक बंदे का नाम था नॉम चॉम्स्की, एक का नाम था विगोत्स्की। तो इन लोगों ने अपने अपने कुछ विचार रखे और वो विचार प्रूव होकर के आए साइंटिफिकली। तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि किस बंदे ने क्या थॉट प्रोसेस रखा। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये पढ़ना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि बच्चों में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे एनकरेज किया जा सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या होती है, कि किस उम्र से किस उम्र तक बच्चों का किस तरह से हिसाब किताब रहता है, किस तरह से सिस्टम काम करता है। ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि बच्चों में वोकैबुलरी कैसे डेवलप की जाती है, और जब वोकैबुलरी डेवलप करने के बारे में सीखेंगे तो उसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती है ये भी हम जानेंगे। बात समझ आ गई? तो यहां पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरा चैप्टर सीखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि इसके सिद्धांत क्या होते हैं। तो सिद्धांत को जानने से पहले आप ये समझोगे कि लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज को सिखाने के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों सिखाना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर इंग्लिश का, लैंग्वेज का जो इंडिया में स्कोप है वो क्या है। तो यहां से हम ए फॉर एम हो गया, आई फॉर इंपॉर्टेंस, है ना। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, एम एंड इंपॉर्टेंस। यहां पे हम दूसरा चैप्टर जब देखेंगे तो उसमें फिर हम ये भी देखेंगे कि लैंग्वेज को जो हम सिखाते हैं तो मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या है, थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन क्या है। कि भाई जो सीखने वाला है अगर उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, सीखने का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप सिखा ही नहीं सकते उसको। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। इस तरह से मैंने आपको पूरा एक ब्रीफ थ्रू दे दिया है कि आप देखो कि कितना आपका सिलेबस है। तो ये जो पॉइंट्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ना, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन का काम अभी कर रहा है, लेकिन जिस दिन ये सिलेबस पूरा हो जाएगा उस दिन ये इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा, उस दिन ये बन जाएगा आपका नोट्स, और ये रिवीजन के फॉर्म में आपको काम आएंगे। बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको एक चैप्टर शुरू कर देता हूं, और वो चैप्टर का नाम है, सबसे पहला चैप्टर, दैट इज लर्निंग एंड एक्विजिशन। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो सबसे पहले इन दोनों शब्दों को समझो। देखो, हम कुछ भी जब सीखते हैं, जैसे आप आज तक बड़े हुए हो, तो आपने जो भी कुछ सीखा है वो किस तरह से सीखा है। भाई एक तो वो जो आपने स्कूल में जाके सीखा है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्कूल जाके ही आपने कुछ शुरुआत की थी सीखने की। भाई स्कूल चाहे आप यूकेजी में गए या आप प्ले ग्रुप के बाद क्लास फर्स्ट में गए, ऐसा तो नहीं कि आपने वहीं से सीखना शुरू किया था। लर्निंग तो आपकी घर पे भी शुरू हो ही गई थी ना। तो एक लर्निंग वो होती है जो बच्चा सीखता है, जिस ऐसे समझ लो आप, एक चीज होती है ऑटोमेटिक, एक चीज होती है मैनुअल। एक वो काम जो आप करने पर होता है, आपके करने पर होता है, आप जब चाहते हो तब होता है, उसको हमने बोल दिया लर्निंग। ठीक है,
और एक काम वो था जो ऑटोमेटिक था। ऑटोमेटिक मतलब मैंने करना नहीं चाहा लेकिन फिर भी मेरे को आता है ये काम करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं 8 महीने के, 10 महीने के, तो वो बोलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो शब्दों को नहीं बोल पाते क्योंकि अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है बच्चा, है ना। लेकिन वो सीखने तो लग जाते हैं भाई, करेक्ट, चीजों को बा 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 ऐसे करके बोलने लग जाते हैं। तो एक वो प्रोसेस होता है जिसको करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक्विजिशन। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्विजिशन शब्द एक नाउन फॉर्म है, इसका वर्ब होता है एक्वायर करना। तो ये काम वो है जो अपने आप होता है, उसको हमने एक्विजिशन कह दिया। एक वो काम है जो करने पे होता है, सीखने पर होता है, तो उसको लर्निंग कह दिया। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। देखो लर्निंग के बारे में परिभाषाएं बहुत सारी दी गई हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मैं आपको सिंपल से शब्दों में लर्निंग के बारे में समझा देता हूं। तो लर्निंग बेसिकली है क्या, नई नॉलेज को सीखना और जो आपकी पुरानी नॉलेज आपके पास है उसको इंप्रूव करना, इसको हम लर्निंग कहते हैं। क्योंकि अगर आपकी पुरानी नॉलेज भी वैसी ही है तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। बात समझ आ रही है। तो लर्निंग क्या है, सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में, नई नॉलेज को सीखना और पुरानी को इंप्रूव करना ही लर्निंग कहलाती है। तो इसको अगर इंग्लिश में हम लिखेंगे परिभाषा के रूप में तो क्या हो जाएगा, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग वंस। आसान भाषा में आसान कर दिया काम को, लर्निंग की परिभाषा खत्म हो गई। एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है यहां पर कि लर्निंग का जो फंक्शन है ना वो बेटा ऑटोमेटिक नहीं होता, ये काम करना पड़ता है। अगर आप चाहो सोते सोते आप कुछ सीख जाओ तो नहीं होता। कॉन्शियस मतलब आप अलर्ट हो, एक्टिव हो, है ना। तो ये काम आपको करने का इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब इसी संदर्भ में कुछ हैं रिसर्चर्स, जैसे इनका एक का नाम है रिचर्ड ई मेयर, उन्होंने कुछ परिभाषा दी हुई है। ये कहते हैं कि भाई लर्निंग क्या है ना, परमानेंट चेंज है किसी व्यक्ति के नॉलेज में और किसी व्यक्ति के व्यवहार में, जो बहुत एक लंबे समय के बाद होता है। तो इनकी परिभाषा के हिसाब से इन्होंने 3 चीजों पे फोकस किया है। एक तो ड्यूरेशन पे, ये कहते हैं कि ड्यूरेशन जो है ना वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म होती है। दूसरा, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां के बाद चीजें बदलने लग जाती हैं, कि भाई एक पॉइंट तक तो कुछ नहीं बदला लेकिन उसके बाद आपने चीजों को सीखना शुरू कर दिया, चीजें बदलने लग गई। तो दूसरा पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ चेंज, वो जो होता है ना लर्नर यानी सीखने वाले के व्यवहार में होता है या उसकी मेमोरी में होता है। तीसरा, कोई क्यों सीखे, कोई क्यों बदले, तो वो कॉज, उसकी वजह क्या है, तो उसका एक्सपीरियंस अपना खुद का जो होता है ना वो उसकी वजह होती है। भाई आप ही देख लो, आपके साथ सोसाइटी में कुछ गलत हो जाए तो आपको अंदर से फील होगा, फिर आप उस चीज को बदलने की कोशिश करोगे ना, यार आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रीजन हो गया, समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो जब हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, अभी देखो हम एक्विजिशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। 2 टॉपिक्स है ना, एक लर्निंग अलग है और एक एक्विजिशन अलग है। तो लर्निंग के कुछ टाइप्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो कुछ लर्निंग्स आप कैसे सीखते हो, आपकी जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज है, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है, ड्राइविंग है, क्लाइंबिंग है, इन सबको हम डे टू डे एक्टिविटीज बोलते हैं। और इस तरह की जो लर्निंग्स होती हैं इसको हमने एक टाइटल दे दिया, एक टॉपिक दे दिया, इसको हम कहते हैं मोटर लर्निंग। क्या बोलेंगे इसको पेडागोजी की लैंग्वेज में, मोटर लर्निंग। ये ना, क्योंकि एक तरह से देखो मोटर कैसे काम करती है, उसमें फंक्शन जैसा हम उस मोटर को बनाते हैं वो वैसे ही काम करती है। अब जैसे मान लो किसी को अगर एक्सरसाइज करनी है तो उसको वॉकिंग नहीं, उसको फिर जॉगिंग करनी पड़ेगी, तो वो सीखना पड़ेगा, करेक्ट। दूसरी एक लर्निंग होती है जिसमें आप इन्वॉल्व करते हो लैंग्वेज को, या फिर जो और कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं जैसे कि साइंस यानी सिंबल्स, पिक्चर्स, शब्दों को या साउंड की माध्यम से, साउंड की सहायता से, है ना। तो ये दूसरा हो गया लर्निंग का तरीका। और क्योंकि ये कम्युनिकेट करने की बात कर रहा है तो इसको हमने कह दिया वर्बल लर्निंग। इस लर्निंग को हम क्या कहेंगे, वर्बल लर्निंग। बात समझ आ गई। तो मोटर लर्निंग वो जो डे टू डे एक्टिविटीज से आप देख करके सीखते हो, और वर्बल जहां पर आप लैंग्वेज का, साउंड्स का, सिंबल्स का, शब्दों का, पिक्चर्स का यूज करने लग जाते हो। फिर एक लर्निंग आती है जिसमें हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, आपने देखा होगा ना, हाई ऑर्डर कुछ रीजनिंग स्किल्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे ये वो एरियाज है जहां पे आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग तरह से आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी, अलग तरह के आपको अपना इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये तीसरी टाइप की लर्निंग हो गई। तो इस लर्निंग को हमने कह दिया कंसेप्चुअल लर्निंग। बात समझ आ गई, इसको हमने कह दिया कंसेप्चुअल लर्निंग। तो अभी तक हमने क्या चीजें देखी, एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं, नोट करो सब लोग, ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा, लर्निंग और एक्विजिशन, ठीक है। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं हमने अब तक क्या सीखा, नोट करो सब लोग। एक हमने सीखा लर्निंग और एक हमने सीखा एक्विजिशन। लर्निंग ये अपने आप नहीं होती है, इसको करना पड़ता है, यानी यहां पे कॉन्शियस माइंड चल रहा होता है, और ये सबकॉन्शियसली होती है, ये सबकॉन्शियसली होती है। बात समझ आ गई, यह करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, एक्विजिशन अपने आप हो जाएगा। आप अपने आसपास देख करके, जैसे कोई छोटा बच्चा है अपने आसपास देख करके वो बोलने का तरीका सीख रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आपको हिंदी बोलना आता है कब से, जब से आपने बोलना सीखा, आप हिंदी बोल रहे हो।
लेकिन क्या तब हिंदी सिखाई गई थी? नहीं, क्योंकि हमें तो शुरुआत भी ABCD से कराई जाती है। तो अपने आप 3 साल के हुए, 2 साल 2.5 साल के हुए, आपने जो भी कुछ सीखा, मतलब अपने आप सीखा, बोलते देखा, पापा मामा दादा ऐसे करके सीखा, वो एक्विजिशन था, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो माइंड है ना हमारा, उसने सीखा। ठीक है, लर्निंग आपको करनी पड़ी। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि ये सबकॉन्शियसली होता है, ये कॉन्शियसली होता है। क्लियर? फिर हमने ये देखा कि लर्निंग में 3 टाइप्स आ गए। अभी हमने एक्विजिशन पे ज्यादा बात नहीं की है, हमने लर्निंग के 3 टाइप्स देखे। तो एक को हमने कहा मोटर लर्निंग, दूसरे को हमने कहा वर्बल लर्निंग, और तीसरे को हमने कहा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो MVC का मतलब टाइप्स ऑफ लर्निंग। यहां तक बात खत्म हो गई। ये आपको नोट करना है, आपको सिर्फ इतना नोट करना था, ये जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना? यही से आपके नोट्स बनेंगे जो आपको रिवीजन में काम आएंगे। बात समझ आ गई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग या लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे, उन फैक्टर्स की जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, तो हम 3 नजरिए से देखेंगे। एक तो सीखने वाले के नजरिए से, जो सीखने वाला है लर्नर। दूसरा सिखाने वाले के नजरिए से, यानी जिसको हम टीचर कहते हैं। और तीसरा जो एनवायरनमेंट है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सीखने वाले के नजरिए से ऐसे कौन से तत्व हैं जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं चीजों को। तो सबसे पहली बात, एक फैक्टर आएगा मोटिवेशन, या जिसको हम इंटरेस्ट भी कहते हैं। कि भाई मैं अगर कुछ सीखना, जैसे मान लीजिए मैं लर्नर हूं, ठीक है ना, अगर मुझे कुछ सीखना ही नहीं है तो भगवान भी जमीन पर आ जाएंगे, मुझे सिखा नहीं पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो लर्नर का जो मोटिवेशन है या उसका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा मोटिवेशन होगा उतनी ही तेज वो चीजों को ग्रास्प कर पाएगा, सीख पाएगा, समझ पाएगा। पहला पॉइंट तो आ गया एम से मोटिवेशन या फिर इंटरेस्ट। बात समझ आ गई? दूसरा फैक्टर क्या है कि उसका मेंटल कैलिबर कितना है या मेंटल एबिलिटी कितनी, मतलब वो मानसिक तौर पे कितना सक्षम है। भाई अगर कोई स्लो बच्चा है जो इसको धीमे समझ में आता है, तो उसको समझाने में पढ़ाने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन अगर एक एवरेज बच्चा है जो चीजों को एक बार बता दो, 2 बार बता दो तो समझ जाता है, तो उसको पढ़ाने में कम टाइम लगेगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो सीखने वाले की जो सीखने की क्षमता है उसको अफेक्ट, प्रभावित करते हैं। तीसरी बात है इंटरेस्ट कितना है सब्जेक्ट में। भाई मुझे इंग्लिश में बड़ा मजा आता है तो मैं इंग्लिश को बहुत मजेदार तरीके से सीखूंगा। मुझे फिजिक्स में मजा नहीं आता तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा। यही होता है ना स्कूल लाइफ में भी, करेक्ट? तो 3 फैक्टर्स लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से कौन से आ गए? एक तो मोटिवेशन, दूसरा मेंटल कैलिबर या फिर आप कह लो कि उसकी मेंटल एबिलिटी, तो मैं यहां पे ए लिख देता हूं। और तीसरा एक उसका इंटरेस्ट कितना है। तो माई, ये एक कोडवर्ड हो गया जो आपको रिवीजन में काम आएगा। एम से जल्दी से बोलो भाई, मोटिवेशन। ए से एबिलिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। और आई से उसका इंटरेस्ट कितना है। तो 3 फैक्टर्स आपने सीख लिए। माई, खत्म हो गई बात। आपने टाइप्स में क्या 3 कोडवर्ड देखे थे? ये मेरा पढ़ाने का तरीका है भाई। जब मैंने टाइप्स बताए ना आपको, तो मैंने टाइप्स में आपको क्या बताया? MVC, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग और बोलो बोलो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो ये कोड आपको एक जगह पे नोट करने, और मेरा विश्वास करना जब रिवीजन करोगे ना, बस आपको इतना सा देखना है कि 4-5 पन्ने जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सब नहीं पढ़ने हैं। बस वो 4-5 लाइंस देखोगे और सब दौड़ा दौड़ा दिमाग में आएगा। ये पढ़ाने का तरीका है। चलो अब देखते हैं जो पढ़ाने वाला है यानी टीचर, उसके नजरिए से देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि भाई टीचर को अपने सब्जेक्ट में नॉलेज कितनी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट कितना है। अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो शायद उतने तरीके से नहीं बता पाएगा, पढ़ा तो देगा, लेकिन जब एक्सपर्टीज आती है ना, तो ऐसे ऐसे तरीके निकल के आते हैं जिससे आप मजे से पढ़ा लेते हो। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 7-8 साल पहले, तब मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाता था। लेकिन आज मुझे पता है कि कौन सी बात को अपने स्टूडेंट्स को कब बतानी है और किस तरह से बतानी है। इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है? दूसरी बात, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो टीचर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना और इफेक्टिव स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं खुद ही इंग्लिश का टीचर हूं और इंग्लिश के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक से नहीं कर रहा हूं, तो क्या आप पढ़ोगे? आपका भरोसा ही नहीं आएगा मेरे प्यार। पहले खुद तो इंग्लिश बोलना सीख लो। सेम चीज एक टीचर पे अप्लाई होती है। तो जब आप टीचर बनोगे ना, तो ये ध्यान रखना, आपको अपने सब्जेक्ट में महारत कहते हैं ना, हासिल करनी है। दूसरा, महारत हासिल करनी है। दूसरा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, यानी बोलने का लहजा क्या है, बोलने का ढंग क्या है, काम करना पड़ेगा। और तीसरी बात, बच्चों का जो क्लासरूम है उसका साइज कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। साइज का मतलब बच्चे कितने हैं। हालांकि अब तो जो करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसने डिफाइन कर दिया कि क्लास में कितने बच्चों पे कितने टीचर्स होने चाहिए। तो 40 बच्चों का एक तो उन्होंने दे रखा है, हालांकि इससे कम होना चाहिए, बट 40:1 तो है ही। राइट? ये डेटा उन्होंने दे रखा है। ठीक है?
आगे बात करते हैं कि और कौन सा फैक्टर है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल एंड रिसोर्सेज। तो अगर पढ़ाने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है तो टीचर पढ़ाएगा क्या। तो ये 4 तत्व यहां पर हमने देखे। पहला देखा ई यानी एफिशिएंसी, दूसरा हमने देखा सी यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, तीसरा हमने देखा साइज यानी क्लासरूम का साइज, कितने बच्चे हैं, और चौथा हमने देखा रिसोर्सेज की कमी का होना। तो ECSR ये तीसरा कोड वर्ड आ गया। बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से तत्व हैं जो सीखने को प्रभावित कर सकते हैं, फिर वो चाहे सिखाने वाले के नजरिए से हो चाहे सीखने वाले के नजरिए से हो। तो सबसे पहला कंडक्टिव एनवायरनमेंट, कि भैया जहां पे बच्चा रहता है सीखने वाला, वो सराउंडिंग कैसी है ना। ये हम बात करें एनवायरनमेंट जो इंसान बनाता है, माहौल कैसा है। जैसे घर का माहौल है, अगर मेरे घर में पढ़ने वाले 4-5 लोग और हैं तो मेरे घर का माहौल पढ़ाई लिखाई वाला होगा, तो मेरे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। मुझे किसी से कुछ मदद चाहिए पढ़ाई के मामले में तो मिल सकती है, क्योंकि मेरे घर में लोग हैं। ये वही बात हो गई कि मेरे घर में जैसे कि मान लो मेरे पापा प्रिंसिपल हैं स्कूल में और मुझे टीचर बनना है, तो मेरे पापा मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे कि भाई तुम्हें टीचर बनना है ना तो पहले यही चीजें हैं। लेकिन अगर मेरे घर में सब मजदूर हैं, कोई है ही नहीं पढ़ाई लिखाई वाला, तो मुझे थोड़ी ना गाइड कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिव एनवायरनमेंट। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट है, वो क्या है, नेचुरल सराउंडिंग्स, यानी जो नेचुरल सराउंडिंग्स है आपके आसपास, ठीक है ना। तो उसमें क्लाइमेट कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, ये चीजें भी मैटर करती है। जैसे अभी मई का महीना चल रहा है, मई और जून का महीना, आपको पता है कितनी बिकट गर्मी होती है। अब ऐसे में अगर आपको मैं कहूं कि भैया 2 बजे क्लास है, आ जाओ क्लासरूम में, तो आपका क्लास जो है आपके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे आप आने में कतराओगे ना। कुछ लोग तो 10-10 किलोमीटर जाते हैं। तो आप घर से निकलोगे तो निकलने के बाद क्लासरूम पहुंचने तक ही आप आधे हो चुके होगे, आपका एनर्जी जो है डाउन हो चुका होगा, तो पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। और ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप एक लेवल के बाद गर्मी को बर्दाश्त करते हो तो आपका दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर देता है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन से जो बहुत ज्यादा असर करती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा मौसम है जैसा कि हमारे यहाँ मार्च के महीने में शुरुआत में होता है, फरवरी के बाद एंड में, वो एकदम सुहावना मौसम होता है ना, इसीलिए उसको एकदम सुहावने तरीके से हम इंजॉय भी करते हैं, करेक्ट। तो वो मौसम बड़ा खुशहाल होता है, सुहावना होता है, तो वहां पर आपका दिमाग अलग तरीके से काम करेगा, ये तो आप भी जानते हो। तो हमने 3 चीजें देखी, फैक्टर्स जो लर्नर्स के नजरिए से थी, दूसरे जो टीचर के नजरिए से हैं, और तीसरा एनवायरनमेंट के नजरिए से। लर्नर के नजरिए से जो हमने कोड वर्ड देखा था वो क्या था, माई, MAI। एम मतलब मोटिवेशन, ए मतलब उसकी एबिलिटीज, और आई का मतलब था इंटरेस्ट कितना है। लेकिन जब हमने टीचर की बात की तो ECSR, ई का मतलब आया एफिशिएंसी, टीचर एफिशिएंट कितना है, सी का मतलब आया कम्युनिकेशन स्किल्स, एस का मतलब क्लासरूम का साइज कितना है, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर या रिसोर्सेज मतलब आर। ठीक है। साइज वाले में मैं आपको एक बात और बता दूं, भाई एक टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और उस क्लास में ना 20 स्टूडेंट है, तो वो टीचर उन 20 पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएगा। वहीं अगर 40 है तो थोड़ा कम ध्यान दे पाएगा। लेकिन एक ही टीचर अगर 100 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा है तो ध्यान कहाँ ही जाएगा। और आप भी याद करो, आप लोगों का जब एडमिशन कराने आपके मम्मी पापा कॉलेज में गए थे तो एक बार तो ये बात पूछी होगी ना स्कूल या कॉलेज में कि सर वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स कितने हैं, है ना, बहुत ज्यादा है तो हमें नहीं चाहिए, हमें दूसरा सेक्शन आप दे दो जहां पे बच्चों का थोड़ा बच्चे कम हो, होता था ना। यही चीजें हैं। तो कुछ भी नया नहीं है, आप उन्हीं चीजों को नए तरीके से सीख रहे हो। अब बात करते हैं एक्विजिशन की। एक्विजिशन का कंसेप्ट कहता है कि लैंग्वेज जब ऑटोमेटिकली नेचुरली अपने आसपास को देख करके अपने अंदर सीख ली गई, मैंने सीखना चाहा नहीं, अपने आप आ गई, इसी को हम एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है। अब एक्विजिशन को लेकर के ना कई सारे लोगों ने बड़े सारे तर्क दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम जानते हैं कि एक्विजिशन और लर्निंग में फर्क क्या है। एक्विजिशन और लर्निंग में फर्क क्या है, यहां से चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्विजिशन एक रैपिड प्रोसेस होता है। आपने देखा छोटे बच्चे को 2 महीने का तो खैर नहीं, मान लो 1 साल का बच्चा है, 8-10 महीने का बच्चा है, तो वो जो भी कुछ अपने आसपास देख रहा है वो बस सीखता जा रहा है, वो कर नहीं रहा है, अपने आप आ रहा है उसके अंदर, और वो रैपिडली, है ना। कई बार आपने देखा होगा बच्चों ने बोलना सीखा और तभी हम उन्हें बच्चों को कहते हैं, मतलब मजे लेकर के कहते हैं पापा दादा बाबा बोलते हैं। फिर कभी बच्चे को गुस्सा दिला दिया तो हमने कहा कुत्ता, तो बच्चे ने वो भी बोलना सीख लिया, तो उसने रैपिडली सीखा, उसमें टाइम नहीं लगा। लेकिन जब लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो ये टाइम लेता है। भाई आपने इंग्लिश लैंग्वेज जब से सीखना शुरू किया आज तक आप पूरी तरह से नहीं सीख पाए, वो टाइम लेता है। फिर आपको उसमें वोकैबुलरी सीखनी है, ग्रामर सीखनी है, वो बहुत सारी चीजें आती है। तो ये पहला डिफरेंस क्या आया, ये क्विक है, रैपिड है। दूसरा डिफरेंस मतलब पहला डिफरेंस क्या है कि लर्निंग स्लो होती है, एक्विजिशन तेज होता है, रैपिड होता है। दूसरा, एक्विजिशन में आपको कोई फॉर्मल चीजों का ध्यान नहीं रखना कि भाई मैं जो देख रहा हूं अपने आसपास, मैंने तो बस वही बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे ये ध्यान नहीं देखना कि उसमें ग्रामर ठीक थी नहीं थी, बोलने का तरीका ढंग का था या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप लैंग्वेज सीखते हो ना तो आपको एक तरीका यूज करना पड़ता है, फॉर्मल तरीका जिसको कहते हैं, शब्दों की
जो यूजेज है वो सभ्यता के साथ आनी चाहिए, गलत तरीके से नहीं। टीचर से बात करें तो आप पूछोगे आप कैसे हैं, पापा से बात करोगे तो आप कैसे हैं, भाई से बात करोगे तो तू कैसा है, ये भी बोल दोगे चल जाएगा, है ना। लर्निंग में ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी डिफरेंस क्या थी, मैंने आपको बताया कि ये सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है एक्विजिशन, आप ना चाहते हुए भी अपने आप हो जाता है। ये कॉन्शियसली करना पड़ता है, लर्निंग वाला काम करना पड़ता है, ठीक है। एक्विजिशन में एफर्ट्स नहीं लगते, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, इधर आसपास देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, जो हो रहा है हो रहा है हो रहा है, आपने कुछ एफर्ट नहीं लगाया, अपने आप हो गया। लर्निंग में आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। एक्विजिशन के लिए बहुत सारे एक्सपोजर हैं, आप किसी नई जगह पे चले जाओ, पंजाब में चले जाओ 4 महीने के लिए, तो आप पंजाबी अपने आप थोड़ा बहुत बोलने लग जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ दिल्ली में रह के पंजाबी सीखोगे तो भाई आपको टाइम लगेगा, तो प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास माहौल नहीं है, करेक्ट। इसके अलावा आप एक्विजिशन में आपने जो भी सीखा वो रैंडमली कहीं भी यूज कर दो, स्पॉन्टेनियस मतलब रैंडम, बिना सोचे विचारे। लेकिन जो आप लर्निंग में सीखते हो ये एक स्ट्रक्चर होता है, तो आपको सोचना समझना पड़ता है कि कहां पे क्या बात यूज करनी है, कहां पे नहीं। तीसरी बात ये एंजाइटी फ्री होती है एक्विजिशन, कोई टेंशन नहीं लेना कहां क्या बोलना, कोई टेंशन नहीं, बस ठीक है यूज कर लो। लेकिन जब आप लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हो तो वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, टेंशन में आ जाते हो कि यार यहाँ पे बात बोलूं कि नहीं बोलूं। तो ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देखो क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आया है। सीटेट के 2014 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि अक्वायर्ड सिस्टम, या जिसको हम एक्विजिशन भी कहते हैं लैंग्वेज की, वो क्या है। एक फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, या सेल्फ मॉनिटरिंग प्रोसेस है। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, टाइम लो, आंसर दो। गलत हो जाए कोई बात नहीं है, ट्राई करो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो देखो फॉर्मल तो नहीं है ना, क्योंकि ये वो कौन सा काम है जो आप करते नहीं हो जाता है। सबकॉन्शियस प्रोसेस ये अच्छा ऑप्शन है, मैं इसको होल्ड करूंगा, टिक मत करना। क्यों? अभी 2 ऑप्शंस और बचे हैं, चारों देखने पड़ेंगे। इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, इनपुट मतलब पहले मैंने कुछ डाला फिर बाहर निकल के आया, जैसे कि प्रिंटर है, तो प्रिंटर में मैंने प्रिंट की कमांड दी तब प्रिंट बाहर नहीं आएगा, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे एक्विजिशन में, तो ये गलत हो जाएगा। और सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग, तो मॉनिटर तो नहीं करता ना सीखने वाला, यानी कि यहाँ पे जो बेस्ट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ थ्योरी दी है, तो मैं इनको थ्योरीज पर अभी नहीं आऊंगा, क्योंकि अभी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। बस अभी मैंने ये चीज आपको इसलिए दिखा दी कि आपको कुछ नाम दिमाग में आ जाए आपके। पहला नाम है जिस बंदे को हम कहते हैं पियाजे, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, पियाजेस कंसेप्ट। इन्होंने क्या बात बोली है, अडाप्टेशन, असिमिलेशन, इन्होंने 2-3 शब्दों का यूज किया है। इन शब्दों को मैं अभी नहीं समझाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। हालांकि आपने चाइल्ड जो सीडीपी वाला पार्ट है वहां ये पढ़ा होगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ रीजंस की वजह से अभी होल्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए चीजें डिफिकल्ट बने। पढ़ेंगे बाकी चीजें कंप्लीट करने के बाद, इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया कि मैं बिल्कुल बाद में, नहीं, ये चैप्टर खत्म होने से पहले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रुक। चलो, दूसरी एक थ्योरी आई, इन भाई साहब को बोला गया कंसेप्ट ऑफ चॉम्स्की। इनका नाम था नॉम चॉम्स्की। अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, बहुत मजेदार है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर या हर पर्सन के अंदर ना एक डिवाइस होती है, जिस डिवाइस को हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये डिवाइस कोई, अच्छा देखो ये कहते क्या है, ये कहते हैं कि हम हर बंदे के अंदर, अंदर मतलब कहां, दिमाग में ही होगा यार, तो हर इंसान के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, राइट। अब इस डिवाइस का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट है ऐसा मोटर जैसा लगा है, नहीं ऐसा नहीं है, ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती, बट एक सिस्टम है, दिखाई नहीं देता बट हमारे अंदर काम करता है। तो ये क्या काम करता है, एक हाइपोथेटिकल टूल हार्ड वायर इनटू ब्रेन। तो मैं इसको आसान भाषा में बताता हूं। चॉम्स्की के अनुसार हर व्यक्ति में एक सिस्टम अंदर काम करता है जो चीजों को अडॉप्ट कर लेता है, अपने आप चीजों पर रिएक्ट करता है। तो इन्होंने उसको नाम दे दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। ये दिखाई नहीं देता बट होता है अंदर। जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन को हम फिजिकली कहते हैं, जो भाई दिखाई दे रहा है आपको हिस्सा वो ब्रेन है, लेकिन माइंड दिखाई नहीं देता, लेकिन है तो अंदर, काम तो कर रहा है ना, इसको बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये बच्चों की मदद करता है रैपिड लर्निंग में, यानी एक्विजिशन में, ठीक है ना। इन्होंने 1-2 बातें और भी बोली हैं, लेकिन जब कभी भी आपको लैड सुनाई दे, लैड, तो बस ये ध्यान रखना चॉम्स्की का नाम। ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है और मैं आपको दिखाता हूं अभी कि किस तरह से पूछा गया है, ठीक है ना। चलो मैं दिखाई देता हूं। तो देखो मैंने 2 थ्योरीज और भी है, मैंने अभी बताई नहीं है। एक है विगोत्स्की, इनके बारे में भी पढ़ेंगे इन्होंने क्या कहा, और एक भाई साहब ये भी हैं पावलोव, इन्होंने क्या बात बोली है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखो कि यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू डैश लैड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और इन एनी अदर लैंग्वेज। तो किस भाई साहब ने बोला है कि लैड, LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, पियाजे, कॉलर, वैटसन या नॉम चॉम्स्की।
तो आपके सामने आंसर है, आप बड़े आसानी से दे सकते हो। ट्राई करो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर दो। तो आप कहोगे हाँ जी सर, ये वाला फोर्थ ऑप्शन, चॉम्स्की भाई साहब ने ये बोला था, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा देखो एक क्वेश्चन और आया है, यहां पर आप मुझे बताओ कि क्या सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से क्या है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो स्किनर ने क्या बोला, अच्छा ये देखो लैड आ गया, है ना, लग जाओ काम पे, कर दोगे, ट्राई करो, आसान है, बहुत आसान है। अभी हालांकि मैंने आपको स्किनर की थ्योरी नहीं बताई है, पावलोव की थ्योरी नहीं बताई है, फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और मैं बताऊंगा कैसे। तो आपको ना वो स्किल्स डेवलप करनी है, ट्राई करो, मैं बताऊंगा कैसे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है, बात को समझना ध्यान से। स्किनर ने क्या लैड की थ्योरी दी, नहीं, यानी फर्स्ट जो है मैच नहीं है, तो वो ऑप्शंस हटा दो जहां पे फर्स्ट है। तो फर्स्ट यहां पर है, क्या ये मैच है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट वेट, हाँ ठीक है, कह रहा है कि क्या करेक्टली मैच नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो देखो, सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था, माय बैड। देखो ध्यान से, करेक्टली मैच नहीं है, तो क्या फर्स्ट मैच है? फर्स्ट मैच नहीं है, यानी आंसर वही होगा जो मैच नहीं है, यानी फर्स्ट जहां पे भी है वहां आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट ओनली वन, ये वाला आंसर हो सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड ये आंसर हो सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड ये आंसर हो सकता है, चौथा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पहला वाला करेक्टली मैच नहीं है और ऑप्शन के हिसाब से पहला वाला ठीक था, तो ये हट गया, चौथा ऑप्शन हट गया। अब देखते हैं चॉम्स्की ने कौन सी थ्योरी दी। चॉम्स्की ने भाई साहब ने ये कहा था, लैड वाली थ्योरी दी थी। ऑपरेंट ऑफ कंडीशनिंग तो नहीं बोला ना, लैड बोला इन्होंने। इसका मतलब तीसरा भी मैच नहीं कर रहा करेक्टली, तो ऑप्शन वही आंसर होगा जहां पे तीसरा दिया हो, तो तीसरा यहां पर नहीं दिया, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, दूसरा भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बन गया थर्ड। बात खत्म, खत्म हो गई बात, क्योंकि लैड की थ्योरी तो चॉम्स्की नहीं दी थी, है ना, खत्म हो गई बात। तो इस तरह से आपने देखो, ये मैंने जानबूझ के आपको सारी थ्योरीज नहीं बताई थी, इस वजह से, क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता था कि अगर आपको नहीं भी पता है ना सारी बातें, तो भी आंसर दिया जा सकता है। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसका क्या है, ये कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बच्चे की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला, कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो क्या होती है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। और इसको ना जैसे जैसे मैं बताऊं नोट करते चलना, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्टेजेस आती हैं, सबसे पहली स्टेज को हम कंसीडर करते हैं जब बच्चा 6 महीने से 8 महीने का होता है। तो यहां पे बच्चा क्या करता है ना, कुछ भी बोलता है, वो क्या बोलता है हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ भी बोलता है, बाबा मम्मा ऐसे करके बोलने की कोशिश करता है वो, बट हमें नहीं समझ में आ रहा क्या क्या कह रहा है। और एक्चुअली वो बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहा, वो बस अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैबलिंग, और ये होती है 6 से 8 महीने। तो पहली स्टेज क्या हो जाएगी 6 से 8 महीने वाली, बैबलिंग। बैबलिंग का बेसिकली मतलब होता है बड़बड़ाना या बकना, ये प्री लिंग्विस्टिक होता है, ठीक है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट का बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस। फिर दूसरी आती है 9 से 18 महीने वाली एज। तो 9 से 18 की जो एज होती है महीने की, यहां पे बच्चा एक एक शब्द को बोलना सीख लेता है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा, वो एक एक शब्द को बोलना सीख जाता है 9 से 18 महीने तक, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है ना, 1 महीने से लेकर यूजुअली यानी 12 से 18 वाला जो एज होता है ना, वहां पर बच्चे कई बार दो या दो से ज्यादा 2-3 शब्द भी बोल लेते हैं। तो आप ऐसे समझो कि 9 से 18 महीने का जो ड्यूरेशन होता है, वहां पे 1 से लेकर 3 शब्दों तक बच्चा बोलना सीख जाता है। और सीखता क्या है, मतलब वो अपने इमोशंस को कन्वे करने की कोशिश करता है। तो दूसरी एज कौन सी हो गई, होलोफ्रेस्टिक। तो पहला आया बी, दूसरा आया एच, बी फॉर बैबलिंग, एच फॉर होलोफ्रेस्टिक, ठीक है। तीसरा है 18 से 24 महीने वाला ड्यूरेशन। तो यहां पे क्या होता है ना, जब बच्चा एक या दो शब्द बोलना सीख जाता है, तो वो उन दो दो शब्दों को, एक एक शब्द जो होते हैं ना, 2-3 शब्द, उनको एक साथ रखने की कोशिश करता है, और उन एक एक शब्द को 2-2, 3-3 के रूप में, ग्रुप में करके बोलने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो 12 महीने के 13 महीने के आसपास बच्चे ने माँ माँ बोलना सीखा, माँ माँ माँ, है ना। दूसरा शब्द उसने ये सीख लिया, पानी पीना, जब उसको प्यास लगती तो मम 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 करना सीख लिया। तो क्या होता है, जब उसकी एज बढ़ेगी 18 महीने के आसपास आएगा, तो वो माँ मम ऐसे करके बोलेगा। तुम समझ जाते हैं, अब उसने दो शब्दों को यूज करके एक सेंटेंस बना दिया, उसके लिए तो सेंटेंस ही है ना। तो ये हो गई तीसरी एज। तीसरी एज में आपने क्या देखा, स्टेज 3। चौथी में हम उसको बोलते हैं टेलीग्राफिक, इसको हम कहेंगे 24 से 30 महीने वाला एज ग्रुप। तो यहां पर क्या होता है ना, बच्चे 2 से ज्यादा शब्दों को जब हम जोड़ते हैं, वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको फ्रेज कहते हैं,
तो वहां से वो फ्रेज या फिर ऑलमोस्ट एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करने लग जाता है, बोल ही लेता है। 24 से 30 महीने का मतलब 2.5 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा तो बहुत कुछ कर लेता है, करेक्ट। और आखिरी में आता है मल्टी वर्ड। मल्टी वर्ड का मतलब फिर तो वो भाई पूरी बात ही बोलना सीख जाएगा, है ना। तो वो आपको पता ही है 30 महीने के बाद, 2.5 साल के बाद हो जाता है। तो हमने अभी तक क्या देखा, कोड वर्ड में हम जो इसको बनाएंगे, ये हमने क्या सीखा था अभी, स्टेजेस। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज में हमने क्या देखा, बी मतलब बैबलिंग, एच मतलब होलोग्राफिक, है ना। इसके बाद हमने देखा टी, टी मतलब टू वर्ड्स, फिर हमने देखा टेलीग्राफिक, और फिर हमने देखा मल्टी वर्ड। तो बी एच टी टी एम ऐसे आप कोड वर्ड बना सकते हो और आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। अब देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया, लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर इसकी एज कैसे याद करें। यार एज याद करने में बड़ा दिक्कत होती है ना। तो देखो बैबलिंग वाली एज ग्रुप क्या है, 6 से 8 महीने की। एच यानी होलोग्राफिक की जो एज है वो 9 से लेकर 18 तक चलती है। फिर ये वाली 18 से 24, फिर ये 24 से 30, और फिर ये 30 के ऊपर, है ना। तो मैंने एक तरीका निकाला है जिससे आप याद कर सकते हो। वो क्या, कुछ लॉजिक यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है, ध्यान से देखो, पैटर्न मिल रहा है कुछ। तो बी, मैं एक आपको टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे आपको याद करना है। बी एच टी टी एम, देखो ऐसे समझ लो, 6 से शुरुआत हुई, है ना। फिर 6 के बाद यहां पे 1.5 था, इसको बोलते हैं 1.5, 2, 4, 5, मल्टीप्लाई कर दो। यानी 6 का 1.5 गुना अगर करोगे तो 9, तो 9 से 18 तक। फिर ये 18 के बाद शुरू होती है, तो 6 का मतलब अगर आप इसका दुगना कर दोगे, सॉरी 3, 1.5, 3, 4, 5, तो ये 18 तक की एज ग्रुप हो गई इसके बीच में। फिर ये 18 से 24, 6 चौक 24, और फिर ये 30 के ऊपर। तो ये ऐसे एज ग्रुप आप रिलेट कर सकते हो, कैसे, 1.5, 3, 4, 5। तो हर चीज को कोड वर्ड में आप समझ सकते हो। इससे ज्यादा मजेदार तरीका क्या ही होगा पढ़ने का, है ना। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया। अब देखो कि ये मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि किस ईयर में पूछा गया है, लेकिन पेपर में पूछा गया है, और शायद ये 2013 या 15 के आसपास पूछा गया था कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेजेस। तो लैंग्वेज को सीखने की जो एक्विजिशन करने की जो स्टेजेस होती है ना, वो कौन सी होती है। तो आप यहां से देख करके आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 ये पूरा सीक्वेंस दिया गया है। टेलीग्राफिक, अडल्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, या टू वर्ड के बाद टेलीग्राफिक आता है, या पहले बैबलिंग, क्या आता है आप देख लोगे। तो पहले 1 वर्ड आता है, फिर 2 वर्ड आता है, ये बात तो क्लियर ही हो गई है, राइट। आप इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको कल इसका आंसर बताऊंगा राइट क्या होगा। इसी से एक और क्वेश्चन भी बना था सीटेट के जुलाई 2013 वाले पेपर में, कि व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंसेस, जब बच्चा सेंटेंसेस में बोलने लग जाता है, तो स्पीच में बी डिस्क्राइब्ड एज। तो ये देखो किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट स्टार्ट, शुरुआती दौर में। तो उसकी स्पीच को हम क्या कह सकते हैं, मल्टीलिंगुअल, बैबलिंग, एक्सेप्शनली, या टेलीग्राफिक। तो देखो दो ऑप्शंस तो यहां से आप बिल्कुल आसानी से हटा सकते हो। कौन सा, मल्टीलिंगुअल। बच्चा जब शुरुआती दौर में होता है, तो शुरुआती दौर मतलब 6 से 9 वाला या 9 से 18 वाला, वही हो सकता है। बेसिकली 6 महीने से 9 महीने वाला ही होगा, शुरुआत तो वही हुई ना। तो मल्टीलिंगुअल तो होगा नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस तो सीखेगा नहीं वहां तक। और एक्सेप्शनली भी कुछ नहीं करता, मतलब एकदम औसम तरीके से, भैया बहुत अच्छे तरीके से नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो या तो बैबलिंग होगा या तो टेलीग्राफिक होगा। अभी आपने जब सीक्वेंस देखा तो आपने देखा कि बैबलिंग और टेलीग्राफिक जो था, तो उसमें बैबलिंग शुरुआती दौर में था, टेलीग्राफिक बाद में आया था, 2 वर्ड के बाद में। तो 6 से 9 महीने, फिर 9 से 18, फिर 18 से 24 आपने देखा, तब आया था टेलीग्राफिक। यानी कि टेलीग्राफिक भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बैबलिंग। इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। बात समझ आ गई। तो मुझे लगता है कि जो भी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ने में समझ में आई होंगी सारी की सारी बातें। कैसी लगी आपको क्लास, आप रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये एक स्लाइड में आपको दे रहा हूं, इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी कि 8 महीने तक बच्चों की वोकैबुलरी कितनी डेवलप होती है। ये डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी की बात हो रही है। तो 8 महीने तक के बच्चों की वोकैबुलरी 0 होती है, फिर उसके बाद वो बोलना सीख जाते हैं। तो 9 महीने से लेकर 1.5 साल तक वो 10 से 12 शब्द सीख लेते हैं। 2 साल के बाद इतने, फिर इतने, फिर इतने, या पढ़ लेना। हालांकि प्रूवन डेटा नहीं है, बट अजम्पशन तो नहीं है, खैर साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बट हो सकता है कि जो शब्दों की संख्या है वो एग्जैक्टली इतनी ना हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो वो तो चलता ही है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा क्लास को, है ना। कमेंट करके जरूर बताना, फीडबैक आप मेरे को जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे फीडबैक देते हो तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर मैंने अच्छा करा, लेकिन एक और जगह थी जहां पे मैं और अच्छा कर सकता था। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कोई चीज है जो आपको समझ नहीं, अच्छा हाँ, अब आप मुझसे पूछ सकते हो आपकी क्वेरीज जो भी है, ठीक है ना। एक और बात, क्लास खत्म होने के बाद फीडबैक जरूर देना। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे एरियाज है जहां पर मैं सही से नहीं समझा पाया, तो आप मुझे बेझिझक बताओ, टेंशन ना लो, कमेंट में लिखो कि सर ये वाले पॉइंट में ना थोड़ा और समझा दीजिए। कोई टेंशन नहीं है, अगली क्लास में वहीं से शुरू करूंगा, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं है, बस मेरा सेटिस्फैक्शन तब आएगा मेरे पास। देखो झूठी तारीफ कर दोगे और मेरा सेटिस्फैक्शन ऐसा नहीं है यार।
मेरा सेटिस्फैक्शन तब आएगा जब तुम्हें वो चीज़ मिल जाए जो तुम रिक्वायर्ड है, तुमको जो तुम ढूंढने आए हो वो तुम्हें मिल जाए, तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाए बस, है ना, और पेपर में तुम्हारा स्कोर आ जाए उतना जितना तुम चाहते हो, बात खत्म। ठीक है, चलो फिर ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लास अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।